स्टूडेंट व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है समष्टि अर्थशास्त्र के एक एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर वाइज जब बात करेंगे, सबसे पहला चैप्टर होता है समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय की। समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में लगातार रिपीट हुए हैं। ऐसे ही मैं आज की इस क्लास में आपको 35 क्वेश्चंस की बात करूँगा। 35 क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से हम पढ़ेंगे और उसके आंसर भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर क्या दिया जाए विद एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय से कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जहां पर मैक्रोस का क्या अर्थ है? सूक्ष्म, व्यापक, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। मैक्रो यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब मैक्रो का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर व्यापक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी, राइट। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है जो मैं बता रहा हूँ, अगर लगता है कोई डाउट है, आपको लगता है कि नहीं सर ने कोई ऑप्शन गलत बता दिया, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं भी हो सकता है गलत हो, तो मैं उसको चेक करूंगा कि क्या सही है, तो जरूर बताइएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? दूसरा क्वेश्चन है। 4 है, 4 में से आपको बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन सी है। देखिए, केवल ऑप्शन देख के आपने देख लिया कि उपरोक्त सभी है तो वही सही होना चाहिए, जरूर नहीं। हर बार उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही नहीं होता है। इत्तेफाकन सही होता है, लेकिन हर बार सही होगा ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। आपसे बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी है। समष्टि अर्थशास्त्र की राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अंतर्गत सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ये 2 सही है, तो जास्ती तीसरा भी सही होगा, तो यहाँ पर आगे पढ़ने की कोई बात ही नहीं हुई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस केस में तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया, लेकिन हर बार सही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसको अध्ययन करते हैं? आय एवं रोजगार के सिद्धांत के, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रास्फीति के सिद्धांत को, व्यापार चक्र, ये तीनों ही सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के हैं, तीनों ही सही है। तो यहां पर भी हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? सीमा मतलब कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? सामूहिक अर्थशास्त्र में विरोधाभास पाया जाता है, व्यक्तिगत की इकाइयों की अवहेलना की जाती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास होता है। जो चीज व्यक्तिगत स्तर पर सही है वो सामूहिक स्तर पर सही होगा ऐसा नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं, एक व्यक्ति अगर बचत करता है वो अच्छा है, लेकिन देश के सभी नागरिक उसी समय बचत करने लग जाए तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो सही नहीं है। तो ये, और व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना की जाती है, क्योंकि यहाँ पर केवल सामूहिक इकाइयों का अध्ययन। तो यहाँ पर हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है किस चीज का? अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति के नियम। देखिए, कुछ ऐसी चीजें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको लगता है कि एक जैसा है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, समझना है और ऑप्शन पर गौर करना है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति के नियम। भाई, पूर्ति का नियम जो है किसका आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। आपने पढ़ लिया है, तो ये तो गलत है। स्कूटर में मांग लोच का भी ये है, ठीक है। बाजार में गेहूं की कीमत का, गेहूं एक वस्तु है, तो ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? राइट। देखिए, ऑटोमेटिक जब हम ऑप्शन को गौर करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो उसके बाद हमारा राइट ऑप्शन अपने आप सामने आ जाएगा। तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन है ए। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष, देखिए जब किसी जो फिक्स वस्तु होती है, यानी कि जो फिक्स एसेट्स होता है, संपत्ति होती है, उसके मूल्य में लगातार कमी होती रहती है, हम क्या करते हैं उस मूल्य में होने वाली कमी, और क्योंकि एक समय ऐसा आ जाएगा उसका मूल्य 0 हो जाएगा, डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं, अकाउंट वाले समझते होंगे कि वस्तु का मूल्य एक टाइम 0 होगा, तब नए उसकी जगह पर नए एसेट्स परचेज करना, पैसा कहां से आएगा? उसके इंतजाम करने के लिए मूल्यह्रास आरक्षित कोष बनाया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है। इसका मतलब होता है माल सूची स्टॉक के लिए, विज्ञापन के लिए, पुनः स्थापन निवेश के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये जो आरक्षित कोष है, क्योंकि किसी संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ, उस कमी हुई मूल्य को हमने रिजर्व में डाल के रखा। इस रिजर्व का प्रयोग तब करेंगे जब इससे जो वस्तु थी, संबंधित वस्तु, उसकी वैल्यू 0, उसकी जगह एक नई वस्तु लानी है, तो नई वस्तु लाने को बोला जाता है पुनः स्थापन निवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी।
स्टॉक चर क्या है? स्टॉक चर में समयकाल होता है, स्टॉक चर में आध्यात्मिक चर है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई स्टॉक चर में समयकाल नहीं है। आगत्यात्मक चर, आगत्यात्मक का मतलब होता है ये स्थिर होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और स्टॉक एक ऐसी चीज है जो एक निश्चित समय बिंदु पर माप की जाती है, उसमें कोई भी समय चर परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट है, आगत्यात्मक चर है। यहां पर चूज करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? प्रति इकाई समय अवधि, देखिए जहां पर समय अवधि जुड़ जाता है ना, वो प्रवाह होता है। तो बिना सोचे समझे यहां पर ज्यादा को ध्यान में रखना, ये प्रवाह चर है। ऑप्शन नंबर बी। कुछ चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होना चाहिए। आपको लगता है कि चैप्टर में कोई डाउट है, इससे रिलेटेड मैंने वन शॉट वीडियो या फिर इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? परिवार की आय, आय चाहे परिवार की हो, आय चाहे व्यक्ति को, ये किसी, आय हमेशा गत्यात्मक है, परिवर्तन होता रहता है। आय प्रति वर्ष का होता है, आय प्रति माह का होता है, आय प्रति दिन का होता है, प्रति सप्ताह का होता है। इसका मतलब समयकाल जुड़ा होता है, और जो जहां पर समयकाल जुड़ा होता है वो प्रवाह होता है। प्रवाह को इंग्लिश में बोलते हैं वो फ्लो होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है? स्टॉक जो समय बिंदु पर मापा जाता है, पूंजी पर ब्याज, दिल्ली और मनाली के बीच की दूरी, एक देश में मुद्रा की पूर्ति, उपरोक्त सभी। ध्यान में रखिएगा, पूंजी पर ब्याज निश्चित होता है, एक पूंजी जितना होता है उस पर एक ब्याज की दर निश्चित होती है, ठीक है। दिल्ली और मनाली के बीच की दूरी भी निश्चित होती है, दूरी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देश में मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। तो तीनों ही निश्चित है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह का चर नहीं है? चार है, चार में से कोई एक प्रवाह नहीं है, मतलब वो हो सकता है स्टॉक हो, जो भी हो, प्रवाह नहीं है। लेकिन आय, पूंजी निर्माण, देश को मुद्रा, एक देश को मुद्रा में पूर्ति, एक देश की यहाँ पर मुद्रा में पूर्ति, छत की टंकी में पानी का रिसाव वर्ड मतलब ये बहना है, बहाव, और बहाव मतलब प्रवाह है। पूंजी निर्माण मतलब एक समय में कितना पूंजी निर्माण हुआ, निर्माण वर्ड जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? प्रवाह हो गया। आय तो ऑलरेडी प्रवाह होता है, तो बचा क्या? एक देश में मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय अवधि में माप होता है, एक निश्चित शब्द, इसका मतलब ये हमारा प्रवाह नहीं है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डाउट होता है, डाउट को मन में नहीं रखना है, डाउट को कमेंट बॉक्स में डालना है, टाइप कर देना है। हर एक डाउट को पूरा करूंगा। बेसिकली मैं हर एक 100% कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूं और उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। इथिकल क्वेश्चंस होते हैं, इथिकल उसके जवाब भी अगर सही होते हैं तो जरूर मिलता है। कुछ बच्चे उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, ये इधर उधर के, उसके जवाब मैं बिल्कुल नहीं देता। कभी कभी कुछ कमेंट्स को तो मैं इग्नोर करता हूँ, एवं रिमूव भी कर देता हूँ। क्वेश्चंस पढ़ने से रिलेटेड होता है, पढ़ाई से रिलेटेड, तो जरूर जवाब दूंगा। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है। तो आपको बताना है केवल स्टॉक चरों का, केवल प्रवाह चरों का, स्टॉक और प्रवाह दोनों चरों का, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली से आगरा के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार क्या सम्मिलित करती है? सबसे पहली बात है, दिल्ली और आगरा के बीच की जो दूरी होती है, दूरी हमारा कौन सा चर है? स्टॉक। वहीं पर यहां पर 100 किलोमीटर रफ्तार, जो रफ्तार होता है यानी कि चाल जो है, ये प्रवाह। इसका मतलब होता है ये स्टॉक और प्रवाह दोनों का उदाहरण है, क्योंकि जो दूरी है वो किसको बताता है? स्टॉक को बताता है, और जो रफ्तार है वो प्रवाह को बताता है। इसका मतलब हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, परिवारों द्वारा फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान किए जाने पर क्या होता है? अगर परिवार ने उत्पादन के लिए फर्म को कारक सेवाएं यानी कि भूमि दिया, यानी कि पूंजी दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेबर दे दिया, यानी कि श्रम दे दिया, साहसी को भी दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ये सब जो है भौतिक वस्तुओं के रूप में होता है। तो जब भौतिक वस्तु का आदान प्रदान होता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। क्या होता है वो? वास्तविक प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए। आय के चक्रीय प्रवाह के कारण हैं क्या? आय के चक्रीय प्रवाह के प्रमुख कारण को बताना है। सरकारी हस्तक्षेप, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादक तथा परिवार के क्षेत्र में परस्पर निर्भरता, मुद्रा का आविष्कार। आय के चक्रीय प्रवाह इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन और परिवार, इन दोनों के बीच में निर्भरता होती है, जहां पर दोनों ही क्षेत्र, उत्पादक और परिवार, आपस में
एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उत्पादक को कारक सेवाएं चाहिए जो होता है परिवारों के पास, परिवारों को वस्तु और सेवाएं चाहिए, उत्पादन करती हैं उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पर इसी दोनों की परस्पर निर्भरता के कारण ही आय के चक्रीय प्रवाह का उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए इसको चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग क्या कहलाता है? एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तु और सेवाओं का उपभोग, जब सभी वस्तु सेवाओं का उपभोग, इसको होता है कुल। सभी का मतलब होता है कुल, और कुल का दूसरा नाम है समग्र, ठीक है ना, या सामूहिक। तो यहां पर कुल उपभोग यानी कि समग्र उपभोग आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया यहां पर? सी। क्वेश्चन नंबर 16, वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है किस पर? वस्तुओं के उपभोग पर, वस्तुओं के उत्पादन पर, वस्तुओं के प्रथम प्रयोग पर, उपरोक्त सभी। तो वस्तुओं का वर्गीकरण तो किसी भी आधार पर किया सकता है, उपभोग के आधार पर किया जा सकता है, जैसे उपभोक्ता के द्वारा, उत्पादक के द्वारा, उत्पादन के दौरान किया जा सकता है, प्रथम प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सभी इसके प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? अंतिम वस्तुओं का प्रयोग हमेशा अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, और यहाँ पर अंतिम वस्तु का प्रयोग उपभोक्ता अपनी खुद की आवश्यकता के लिए वस्तुओं का प्रयोग करता है, उत्पादक वस्तुओं की उत्पादन के लिए प्रयोग करता है, सरकार द्वारा किया जाता है, मतलब तीनों ही द्वारा अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध निवेश बराबर है किसके? सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास के, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के, सकल निवेश मल्टीप्लाई बाय मूल्यह्रास के, सकल निवेश भागा मूल्यह्रास के। ध्यान में रखिएगा, सकल में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तब जाके शुद्ध मिलता है, यानी कि यहां पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है? शुद्ध पूंजी निर्माण यानी कि अगर पूंजी निर्माण जो उसमें से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमारे पास जो शुद्ध मूल्य निर्माण हुआ, शुद्ध पूंजी निर्माण हुआ, जिसको हम शुद्ध निवेश के नाम से भी जानते हैं, शुद्ध विनियोग के नाम से जानते हैं, इसके कारण क्या होगा? उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, मूल्यह्रास में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी या लागत में वृद्धि होगी। ध्यान में रखिएगा, अगर निवेश में वृद्धि हो रही है, निवेश सीधा साधा उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या सा हो गया? ए हो गया, क्योंकि निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। आपके पास एक मशीन थी, दूसरी मशीन लेके ये उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? मूल्यह्रास का कई सारे नाम है, मैं कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूं, मूल्यह्रास का कई सारे नाम है। यहां पर इसको गिसावट व्यय भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम है स्थिर पूंजी का उपभोग भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से कारण हैं? वैसे मूल्यह्रास का मतलब होता है स्थिर संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी, और ये कमी क्यों होती है? क्योंकि सामान्य टूट फूट होता है, क्योंकि बाढ़ के कारण नुकसान होता है, बाजार में आई गिरावट होती है, इनमें से कोई नहीं। नॉर्मली जो मूल्यह्रास का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है सामान्य टूट फूट का होना। इसका होना, टूट फूट होते रहना होता है, ठीक है। बाजार में आई गिरावट तो अलग मैटर है, बाढ़ अचानक आती है, लेकिन सामान्य टूट फूट होती रहती है जिससे डेप्रिसिएशन लगता रहता है। निम्न में से अप्रत्याशित अप्रचलन के कौन से कारण है? अप्रत्याशित अप्रचलन, अप्रचलन का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रचलन से बाहर होना, प्रचलन से बाहर होना मतलब उसकी वैल्यू का कम हो जाना। अप्रत्याशित मतलब जिसके बारे में हम पहले से ही नहीं सोच सकते। मांग में परिवर्तन हम अज्यूम कर सकते हैं, मांग में परिवर्तन हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, आग लग जाना, कई सारे कारण हो सकते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं कब आएगी हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ तकनीक में परिवर्तन अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति से मिलने वाली आपदाओं के बारे में हम कभी भी अज्यूम नहीं कर सकता प्रकृति कब कौन सा खेल कर दे। तो यहां पर अप्रत्याशित अप्रचलन का जो आंसर होगा वो है प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? प्रत्याशित, जिसके बारे में हम पहले से सोच सकते, प्रत्याशित का मतलब पहले से ही अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा है? प्राकृतिक आपदा है? नहीं भैया, प्रकृति के बारे में कौन सोच सकता है? मांग में परिवर्तन, हाँ। तकनीक में परिवर्तन, हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही है, तो राइट ऑप्शन है डी। ओके, निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? अर्ध टिकाऊ, देखिए उपभोग वस्तुएं चार प्रकार की होती हैं, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ और
कौन सी होती हैं? टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, और एक होती है जो एक बार में प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद होता है सेवाएं। तो यहाँ पर जब हम अर्ध टिकाऊ की बात करते हैं, रेडियो लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है, कपड़े संभाल के रखेंगे तो लंबे टाइम तक चलेगा, अगर थोड़ा ऐसे हुआ तो जल्दी फट जाएगा, दूध एक बार में प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना, पेट्रोल एक ही बार में प्रयोग हो जाएगा। इसका मतलब कपड़े ही है जो अर्ध टिकाऊ वस्तु का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी। 24 पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, पूंजी के स्टॉक मतलब जैसे आपके पास मशीन है और मशीन की मात्रा को आपने बढ़ाया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यय करना पड़ेगा। तो पूंजी के स्टॉक मतलब मशीन को बढ़ाने पर किया जाने वाला व्यय क्या कहलाएगा? पूंजीगत हानि, पूंजीगत लाभ, पूंजी निर्माण। पूंजी की मात्रा में वृद्धि निवेश, और निवेश करने को बोला जाता है पूंजी निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। जो वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को सीधा डायरेक्टली पूरा करे वो होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं, क्योंकि उपभोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के प्रयोग के लिए किया जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तु जिसमें पूंजी का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसकी समय अवधि भी लंबे समय तक, जैसे पूंजी हो गया, लैंड हो गया यानी कि जमीन भूमि हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास गाड़ी है और कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें, प्लांट वगैरह, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, कई वर्षों तक प्रयोग होता है। जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, कुछ वर्षों तक उपयोग होता है। जिन्हें मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ वर्षों और कई वर्षों दोनों, इसका मतलब कुछ वर्षों नहीं कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम पहले को भी सही मानेंगे और सी को भी सही मानेंगे, क्योंकि ये वाले से थोड़ा कम हो रहा है तो इसको सही नहीं मान के हम ए और सी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट, परिवारों द्वारा अपनी रसोई में उपयोग किया गया फूड प्रोसेसर किसका उदाहरण है? परिवार कुछ भी प्रयोग करे, चाहे वो किसी तरह का वस्तु है, परिवारों के द्वारा किया जाने वस्तु को हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं, जिसको उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से जानते हैं। देखिए ऑप्शन में है पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोग वस्तुओं का। तो राइट आंसर है सी, उपभोग वस्तुओं का उदाहरण है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 28, चीनी के उत्पादन में गन्ना, चीनी के उत्पादन में गन्ने का प्रयोग होता है। और गन्ना क्या है? एक अंतिम वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, इनमें से कोई। गन्ने का प्रयोग करते हुए चीनी का उत्पादन किया जाता है, तो गन्ने को चीनी में परिवर्तित की जो वस्तु ये किसी दूसरे वस्तुओं में परिवर्तित होता है उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है, यानी कि कार को किसने खरीदा? जो टैक्सी चलाता है, जाहिर सी बात है टैक्सी चालक मतलब वो कार को चलाएगा और उससे अर्न करेगा, तो उसके लिए वो वस्तु क्या कहलाएगी? एक पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं या अंतिम वस्तुएं? कार चालक वो खरीदेगा अपने लिए तो वो पूंजीगत वस्तुएं हो गई, क्योंकि वो बेचेगा नहीं, खुद प्रयोग करेगा तो वो अंतिम वस्तु भी है। इसका मतलब एक कार टैक्सी चालक के लिए अंतिम वस्तु भी है, पूंजीगत वस्तु है। ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करेंगे? डी। राइट, संख्या तो नहीं है, डाउट वगैरह कुछ भी है तो जरूर बताइएगा। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण हैं किसका? टिकाऊ वस्तु का, अर्ध टिकाऊ वस्तु का, एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु का, पूंजीगत वस्तुओं का। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो इसको उपभोग वस्तुओं के नाम से। उपभोग वस्तुएं 4 प्रकार की होती हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, एकल उपयोग की वस्तुएं और सेवाएं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा टिकाऊ, क्योंकि इनका प्रयोग लंबे समय तक होता रहता है, उसकी उपयोगिता मिलती रहती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए। चक्रीय प्रवाह में शामिल होता है, आय के चक्रीय प्रवाह में कौन सा शामिल होता है? वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रवाह में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, मौद्रिक प्रवाह में मुद्राओं का आदान प्रदान होता है, और इन दोनों के द्वारा चक्रीय प्रवाह का निर्माण होता है। इसका मतलब राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह में अभी थोड़ी देर पहले वास्तव में जो भौतिक वस्तु का आदान प्रदान होता है, यानी कि वस्तु और सेवाओं का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया?
सी। परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? परिवार फर्मों को भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम सब देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, सभी चीजें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन के लिए शर्त कौन? 4 क्षेत्रीय में 4 क्षेत्र होंगे। देखिए कौन से में 4 क्षेत्र है? ये वाला। तो यहां पर तो डायरेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए एक होता है प्राथमिक क्षेत्र और एक होता है प्राथमिकता क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें कृषि से जुड़ा हुआ होता है, और प्राथमिकता मतलब होता है जिसको प्राथमिकता दी जाती है विस्तार करने के लिए, विकास के लिए। तो कौन सा क्षेत्र है? कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, तीनों ही प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। इसका तो ऑप्शन है हमारा डी, इनमें से सभी। समझ में आ गया? तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के टॉप 35 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो डाउट को बेझिझक पूछिए, मैं हाजिर हूं। और उसके अलावा आप सब लोग, मुझे पता है आप सब लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो मुझे जरूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।